नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे बात करेंगे मध्य प्रदेश की धड़कन यानी नर्मदा नदी की। इस चर्चा में हमारा पूरा फोकस होगा नर्मदा नदी के सामान्य ज्ञान पर, जैसे इसका उद्गम और समापन, प्रमुख परियोजनाएं, सहायक नदियां और इसके अन्य नाम। हम इन सभी पहलुओं को बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीके से डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम अपनी इस चर्चा को इन 5 मुख्य हिस्सों में कवर करेंगे। सबसे पहले बुनियादी बातें, फिर नदी का रास्ता, उसकी सहायक नदियां, बड़े डैम्स और आखिर में इसका सांस्कृतिक महत्व। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन और बेसिक्स। आखिर नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? शुरुआत इसके नाम से ही करते हैं। नर्मदा ये एक संस्कृत शब्द है। इसका सीधा सा मतलब होता है खुशी देने वाली, या कहें तो गिवर ऑफ प्लेजर। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, सदियों से इस नदी ने अपने आसपास के पूरे इलाके को जो हरियाली और जीवन दिया है, ये उसका एक जीता जागता सबूत है। वैसे इतिहास के पन्नों में अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, तो नर्मदा को कई और खूबसूरत नामों से भी पुकारा गया है। महाकवि कालिदास ने इसे रेवा कहा है। इसके अलावा इसे मैकल सुता, शंकरी, शिवपुत्री और सोमप्रभा भी कहा जाता है। यहाँ तक कि यूनानी भूगोलवेद टॉलमी ने तो अपने ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसे नामदोस नाम दिया था। है ना कमाल की बात। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 1312 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ ये पूरे भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। लेकिन इसे मध्य प्रदेश की लाइफलाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 1077 किलोमीटर, सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर ही बहता है। चलिए अब इसके उद्गम और इसके अनोखे रास्ते को समझते हैं। इसका सफर शुरू होता है अनूपपुर जिले की मैकल पर्वत श्रृंखला में अमरकंटक पहाड़ियों से। वहां 1000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित नर्मदा कुंड से ये निकलती है। वहां से ये विंध्याचल और सतपुड़ा के पहाड़ों के बीच बनी एक गहरी रिफ्ट वाली यानी भ्रंश घाटी से होते हुए पश्चिम की तरफ बहती है। और इसका समापन होता है गुजरात के भरूच के पास खंभात की खाड़ी में, जहां ये अरब सागर में मिल जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ज्योग्राफिकल फैक्ट है। भारत की ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां जैसे गोदावरी या कृष्णा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और समंदर में मिलने से पहले बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। लेकिन नर्मदा एकदम अलग है। ये उल्टी दिशा में यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी यानी ज्वारन मुख बनाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण वही गहरी रिफ्ट वैली है जिसमें ये बहती है। इस चार्ट को देखिए, ये नदी के सफर को राज्यों के हिसाब से बांटता है। कुल 1312 किलोमीटर में से 1077 किलोमीटर एमपी में है, 161 किलोमीटर गुजरात में, 74 किलोमीटर महाराष्ट्र में और करीब 39 किलोमीटर महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर है। इन आंकड़ों से एकदम साफ हो जाता है कि मध्य प्रदेश पर इसका कितना बड़ा और गहरा प्रभाव है। अब बात करते हैं नर्मदा के इस पूरे नेटवर्क की, यानी इसकी सहायक नदियों की। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि नर्मदा का सफर कोई अकेला सफर नहीं है। इसे एक बहुत बड़े नेटवर्क का सपोर्ट मिलता है। पूरे रास्ते में कुल 41 सहायक नदियां आकर इसमें मिलती हैं। जी हाँ, 41 नदियां, जो मिलकर इसे इतना विशाल और शक्तिशाली बनाती हैं। भूगोल को अच्छे से समझने के लिए इन नदियों को मुख्य रूप से लेफ्ट बैंक और राइट बैंक में बांटा गया है। बाईं तरफ से 22 नदियां मिलती हैं, जिनमें बंजर, शेर, शक्कर, दूधी और तवा प्रमुख हैं। वहीं दाईं तरफ से 19 नदियां आती हैं, जैसे हिरण, बारना, कोलार और मान। अगर आप इस नदी के अपवाह तंत्र को गहराई से समझना चाहते हैं, तो ये वर्गीकरण आपके बहुत काम आएगा। और इन सभी 41 नदियों में जो सबसे बड़ी और सबसे खास नदी है, वो है तवा नदी। ये सतपुड़ा के पहाड़ों से निकलती है और नर्मदापुरम जिले के बांद्राभान में आकर मुख्य नर्मदा नदी से संगम करती है। सहायक नदियों को समझने के बाद अब आते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर और देखते हैं कि कैसे ये नदी पूरे राज्य को ऊर्जा देती है। नर्मदा के इस अथाह पानी का इस्तेमाल करने के लिए इस पर कई बड़े और मल्टीपर्पज डैम्स बनाए गए हैं। इनमें इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर डैम, ओंकारेश्वर डैम और महेश्वर डैम काफी अहम है। ये विशाल स्ट्रक्चर्स सिर्फ बिजली ही नहीं बनाते, बल्कि लाखों हेक्टेयर खेतों तक सिंचाई का पानी भी पहुंचाते हैं।
मध्य प्रदेश की ऊर्जा क्षमता की बात करें तो नर्मदा पर बना इंदिरा सागर प्रोजेक्ट 1000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इसके बाद 520 मेगावाट के साथ ओंकारेश्वर डैम का नंबर आता है। ये आंकड़े खुद साबित करते हैं कि नर्मदा सच में इस राज्य का पावर हाउस है। और अब हम इस चर्चा के उस आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जो इस नदी को सिर्फ भूगोल से ऊपर उठाकर एक गहरी आस्था का प्रतीक बनाता है। इस नदी के लिए लोगों के दिल में जो अपार सम्मान है, उसे आप जाने माने लेखक अमृतलाल बेगड़ जी के उदाहरण से समझ सकते हैं। नदी के प्रति उनके जीवन भर के समर्पण की वजह से उन्हें प्यार से नर्मदा पुत्र कहा जाता है। आपको शायद पता हो, नर्मदा दुनिया की उन गिनी चुनी पवित्र नदियों में से एक है जिसकी लोग पूरी परिक्रमा करते हैं, पूरे भक्ति भाव से पैदल चलकर इसके दोनों किनारों की यात्रा करते हैं। भूगोल तो हमें बताता है कि रिफ्ट वैली की वजह से नदी पश्चिम में बहती है, लेकिन हमारी लोक कथाएं एक बहुत ही अलग और दिलचस्प दास्तान सुनाती हैं। किंवदंतियों के मुताबिक राजकुमारी नर्मदा का विवाह सोनभद्र से तय हुआ था, लेकिन जब नर्मदा ने सोनभद्र को अपनी दासी जोहिला के साथ देखा तो वे क्रोधित होकर उल्टी दिशा में बहने लगीं और हमेशा कुंवारी रहने का प्रण लिया। दिल टूटने और स्वाभिमान की ये कहानी आज भी यहाँ के लोगों के दिलों में बसी है। नर्मदा के किनारों पर कई ऐसे प्राकृतिक और सांस्कृतिक अजूबे हैं जो किसी का भी मन मोह ले, चाहे वो जबलपुर के पास का शानदार धुआंधार जलप्रपात हो, भेड़ाघाट की सफेद संगमरमर की चट्टानें हो, अमरकंटक में कपिलधारा और दुग्धधारा हो, या फिर पवित्र महेश्वर और सेठानी घाट। ये सब इस नदी के किनारे बसे हुए कुछ अनमोल रत्न हैं। इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम और प्रासंगिक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। 2017 में नर्मदा को एक जीवित इकाई यानी लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया गया था। तो सवाल ये है कि आने वाले समय में हम इस नदी की पवित्रता और इसके इकोसिस्टम को बचाते हुए आधुनिक विकास और बिजली की ज़रूरतों के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाएंगे? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और मिलते हैं।